हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र मिश्रा कैप्टन डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट लेक्चर में हम लोग खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की चर्चा किए थे। आज हम लोग एक ठोस आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। हम मानते हैं यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक हमारे पास ठोस गोला है। ये सपोज करते हैं ये हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला है। जब हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ये खोखला गोला होगा तो खोखले गोले में आवेशों का वितरण उसके बाह्य पृष्ठ पर होता है, लेकिन अगर ठोस गोला है, अगर अचालक है तब आयतन में वितरित होगा, संपूर्ण वॉल्यूम में वितरित होगा। और अगर ये खोखला चालक गोला होता या ठोस चालक गोला होता, इन दोनों ही स्थितियों में आवेशों का वितरण हमेशा इसके बाह्य पृष्ठ पर होगा। तो जैसे हम इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, वह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हम मानते हैं कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पर कोई पॉइंट है आपका P, जिसके सराउंड में एक कोई स्मॉल एरिया है dA। अब हमें इस स्मॉल एरिया dA से होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी आउटसाइड, एरियल वेक्टर की दिशा हो जाएगी ये। तो इस स्मॉल क्षेत्रफल से होकर जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमें गणना करनी है। पहले तो कहेंगे लघु पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, लिख सकते हैं EDA cos थीटा या EDA cos 0 बराबर EDA। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इस छोटा सा जो हमारे पास पृष्ठ था, इस छोटे से पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स फाई डैश की वैल्यू कितनी हो गई? EDA हो गई। अब इसी रेडियस को कांस्टेंट मानते हुए अगर हम इसके चारों तरफ एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, इस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो कहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाई डैश इंटीग्रेशन ऑफ EDA E इंटीग्रेशन ऑफ dA, या लिख सकते हैं E dA। क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ है ये गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। याद रखिएगा, यहाँ भी दो आर है, एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। कैपिटल आर बता रहा है आवेशों के वितरण को, स्मॉल आर बता रहा है गॉसियन पृष्ठ को, और यहाँ पर स्मॉल dA क्या है? ये गॉसियन पृष्ठ है। अर्थात यहाँ हम रखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा सा हम गास को याद करते हैं। गास के अनुसार क्या है? गास के अनुसार फाई बराबर होता है Q/ε0। बट
यहाँ पर आवेश का वितरण क्या है, संपूर्ण आयतन में है। संपूर्ण आयतन में वितरित आवेश को या कहो एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है Q अपॉन V, दैट एम्प्लाइज दैट रो इक्वल टू Q अपॉन V। V मतलब वह आयतन जिसमें आवेश वितरित है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर इस गोले का आयतन कैपिटल आर है, इसलिए यहाँ पे हम कैपिटल आर क्यूब करेंगे। अब क्यू की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा हेंस पाई इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब टोटल का मान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। क्लियर। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फिगर फाइंड किए फाई बराबर ये होता है। फिर यहाँ पर हम लोग फाई बराबर ये दिखाए गाउस के अनुसार। दोनों को में से केवल तुलना कर लेनी है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो आपको मिलेगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E इक्वल टू हो गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। ये हो गया बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु। क्लियर। ये बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक हो गया। अब हम लोग भीतर बिंदु पे बात करते हैं और उसके पृष्ठ पे बात करते हैं। तो यहां लिखते हैं केस फर्स्ट। यदि बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, गोले के पृष्ठ पे हो, इसका मतलब जो कैपिटल आर है और स्मॉल आर आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब स्मॉल आर बराबर हो जाए कैपिटल आर के। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये भी कैपिटल आर, तो हो जाएगा क्या, E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये देखो आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर कर देंगे, इससे ये कैंसिल। इक्वल टू हो गया रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर बाई। क्लियर। ये हो गया किसके लिए, पृष्ठ के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा भीतर की चर्चा करते हैं। अब भीतर में क्या हो जाएगा, भीतर के लिए एक हम लोग दूसरा फिगर पहले ड्रा करते हैं। चलो इरेज करें इसको। देखिए हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जहां पर अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी स्मॉल आर, और ये एक गॉसियन पृष्ठ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स में निकालना है। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि हम जानते हैं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, इस पूरे गोले पे कैपिटल आर रेडियस का जो गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोला है, वहां पर जो वितरित आवेश है वो Q है। लेकिन जो भीतर वाले गोले पे है गॉसियन पृष्ठ से कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ पर जो वितरित आवेश है वो Q से कुछ कम है। तो मान लेते हैं Q डैश है, अर्थात इस गोले, ये जो काल्पनिक गोला है गॉसियन पृष्ठ है, इस पर वितरित आवेश कितना है, Q डैश, संपूर्ण गोले पे Q। तो यहाँ पे हो जाएगा Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। इतना तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ये जो हमारे पास पॉइंट है। अब हमें करना क्या है, Q डैश की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देना है। तो हम लोग जानते हैं रो बराबर होता है
Q अपान V, यहाँ लिख देना बट रो इक्वल टू Q अपान V, या इसको लिख सकते हैं Q डैश अपान V डैश। Q अपान V, V का मतलब संपूर्ण आयतन जिसमें Q वितरित है, 4/3 पाई R क्यूब, और Q डैश V डैश मतलब वह आयतन जिसमें आवेश Q डैश वितरित है, था छोटा वाला गोला, 4/3 पाई R क्यूब। इससे ये कैंसिल, हम लोग लिख सकते हैं Q डैश बराबर Q R क्यूब अपान कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास Q डैश की वैल्यू होगी। अब इस इक्वेशन में जहां पे हमारे पास Q डैश था, अब Q डैश का ये मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे, हो जाएगा हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश के स्थान हो जाएगा Q R क्यूब बटे कैपिटल R क्यूब, नीचे बचा है R स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आपका हो गया। अब हमें सीधे Q की वैल्यू रो के पदों में लिखनी है, यहाँ हम लोग लिखेंगे बट Q इक्वल टू होता है रो V, और Q इक्वल टू रो 4/3 पाई R क्यूब। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, दैट इज आंसर। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान रखा गया 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, स्मॉल r बचा हुआ है, और टोटल का अपान R क्यूब। इससे ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू हो गया रो अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r/3। क्लियर? ये हो गया भीतर, इस गोली कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे r का मान कम होता जाएगा, E का मान भी कम होता जाएगा। केंद्र पर r का मान 0 हो जाता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 हो जाती है। इसे हम लोग एक कर्व के आधार पर देखते हैं। ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गोलीय ठोस अचालक है, जिसे हम लोग +Q आवेश देते हैं। ये इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये केंद्र है। अब ये हम लोग डायग्राम दिखाते हैं। पहले हम लोग बाहर से देखते हैं। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है, अर्थात E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। जैसे जैसे r का मान कम होगा, वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर E का मान सबसे ज्यादा होता है, E मैक्सिमम हो जाता है, और इसके बाद जैसे जैसे आता है वो R पे निर्भर करता है। R कम होगा तो E भी कम होना शुरू कर देता है, और केवल सिंगल डिजिट है या कहो कि रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है, या व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता। E प्रोपोर्शनल टू R की बात करता है। तो जैसे ये केंद्र पर पहुंचता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। अब फिर अगर ये बाहर की ओर जाता रहेगा तो फिर से E प्रोपोर्शनल टू R होगा, और इसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होना शुरू हो जाएगी। क्लियर? E मिनिमम हो जाएगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम, फिर बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हुई, फिर घटती गई 0, फिर बढ़ती गई, फिर घटती गई। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि ठोस गोले, अचालक आवेशित ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो याद रखना, पृष्ठ पे सबसे ज्यादा होती है, केंद्र पर कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। हम लोग चर्चा करते हैं कि दो समांतर आवेशित प्लेटों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। हम मानते हैं ये हमारे पास कोई एक समांतर प्लेट है, और ये एक दूसरी समांतर प्लेट है। दोनों को हमने +Q आवेश दिया है। ये प्लेट आपकी X है और ये आपकी प्लेट Y है।
दोनों ही प्लेटों को हमने प्लस प्लस आवेश दिया है, दोनों को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। अर्थात दो तरह से हो सकता है क्वेश्चन, एक दोनों आवेशित प्लेटें धनावेशित हो, और दूसरा बन सकता है एक धनावेशित हो और एक ऋणावेशित हो। तो हम लोग इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं, जब दोनों प्लेटें धनावेशित हों, धनावेशित हो। क्लियर? चलिए देखिए, तो हम मानते हैं कि ये कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु Q है। अर्थात हम दो स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक दोनों समांतर प्लेटों के बीच में और एक दोनों समांतर प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे बिंदु P पर, बिंदु P पर, चलो P पर वैद्युत क्षेत्र की पहले हम तीव्रता की दिशा निकालेंगे। हमने कहा था कि जिस भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां हम मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश रखा है, और परीक्षण आवेश में कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसलिए यहां पर एक मान लेते हैं कि एक धन आवेश, धन परीक्षण आवेश रखा गया होगा। अब एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अर्थात यहां पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी उत्पन्न होंगी। तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी ये भी प्लस, यहाँ परीक्षण आवेश भी प्लस, प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है, इसलिए जो इसकी दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, माने प्लेट X के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ऐसे Y के कारण ये भी प्लस, ये भी इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे हम देख रहे हैं, पहली प्लेट के कारण दाईं ओर, दूसरी प्लेट के कारण बाईं ओर है। अर्थात जो परिणामी तीव्रता होगी वो दोनों के अंतर के बराबर होगी, E1 माइनस E2 के बराबर होगी। हम लोग जानते हैं किसी भी समांतर प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लास्ट लेक्चरों में हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्या दिखाएंगे, 0 दिखाएंगे। तो याद रखिएगा, दो समांतर प्लेटों के बीच अगर दोनों समांतर प्लेट धन धन आवेशित हैं, समान रूप से आवेशित हैं, तो उनके बीच कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं बिंदु Q पर, बिंदु Q की चर्चा करते हैं। इस आवेश के कारण यहां भी एक परीक्षण आवेश रखेंगे फिर से, तो धनावेशित प्लेट के कारण, X वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी, Y प्लेट के कारण भी बाहर की ओर होगी। तो हम देख रहे हैं E1 और E2 दोनों ही बाहर की ओर है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए इनका जो परिणामी तीव्रता E होगी दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, वेक्टर के योग नियम का पालन करता है। हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, परिणामी वेक्टर R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो याद रखिएगा, यहां पर दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो थीटा का मान 180 डिग्री रखा गया, तो E1 माइनस E2 मिला। यहां पर दोनों एक ही दिशा में हैं, तो थीटा का मान 0 डिग्री रखा गया, तो मिला E1 + E2। अब E1 का मान रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनली आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भीतर बिंदु पे और किसी बाहर बिंदु पे। अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं केस बी। बी में क्या है, जब एक प्लेट धनावेशित हो, तथा दूसरा ऋणावेशित, कहने का मतलब ये हमारे पास एक प्लेट है X, जिसे हम मान लेते हैं इसे +Q आवेश दिया गया। एक दूसरा प्लेट है Y, जिसे हम उतना ही किंतु ऋणावेश देते हैं। अब याद रखिएगा,
इस टॉपिक पर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 आधारित है। क्लियर? जिसे हम लोग संधारित्र के नाम से जानते हैं, कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो पूरा कैपेसिटर इसी एक टॉपिक पर डिपेंड करता है। देखिए, अब एक बिंदु हम लेते हैं यहाँ P और एक यहाँ लेते हैं Q। तो जैसे हम दोनों समांतर प्लेटें धन थी, तो हम दिखाए थे कि भीतर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी और बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट थी। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी इसके और इसके दो तीव्रताएं उत्पन्न होगी। इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा होगी बाहर की ओर या कहो राइट साइड, और इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो भी आकर्षण का अनुभव करेगा, उसकी भी दिशा होगी राइट साइड। अर्थात E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 का मान है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अगर ये बिंदु यहां हम बाहर लेते, Q लेते, तो याद रखिएगा इसके कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी, इसके कारण तीव्रता की दिशा भीतर की ओर होगी। दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा। अर्थात बिंदु Q पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 0। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई सेल बनाते हैं तो एक धनावेशित प्लेट लेते हैं और एक ऋणावेशित प्लेट लेते हैं। यही कारण है कि उस सेल के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है, उस सेल के बाहर बिंदु या उस सेल बैटरी के बाहर चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, शून्य होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे